समझा समझ लिया जाता है तथा राज्यपाल को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। जब कभी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समूचा मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। संवैधानिक संशोधन। संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है तो आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है। विधानसभा और विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है यह देखेंगे। राज्य, उनके विधानसभा की सदस्य संख्या और विधान परिषद की सदस्य संख्या। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की संख्या है सदस्य संख्या है 403 और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है 100। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सदस्यों की संख्या है 403 और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है 100। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 294। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सदस्यों की संख्या है 294। महाराष्ट्र में विधानसभा की सदस्यों की संख्या है 288 और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है 78। महाराष्ट्र में विधानसभा की सदस्य संख्या है 288 और विधान परिषद के सदस्य संख्या है 78। बिहार में विधानसभा की सदस्य की संख्या है 243 और विधान परिषद में सदस्य हैं 75। बिहार में विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75 सदस्य हैं। तमिलनाडु में विधानसभा में 234 सदस्य हैं। तमिलनाडु में विधानसभा में 234 सदस्य हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा में 230 सदस्य हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा में 230 सदस्य हैं। कर्नाटक में विधानसभा में 224 और विधान परिषद में 75 सदस्य हैं। कर्नाटक में विधानसभा में 224 और विधान परिषद में 75 सदस्य हैं। राजस्थान में विधानसभा में 200 सदस्य हैं। राजस्थान में विधानसभा में 200 सदस्य हैं। गुजरात में विधानसभा में 182 सदस्य हैं। गुजरात में विधानसभा में 182 सदस्य हैं। पंजाब में विधानसभा में 117 सदस्य हैं। पंजाब में विधानसभा में 117 सदस्य हैं। हरियाणा में विधानसभा में 90 सदस्य हैं। हरियाणा में विधानसभा में 90 सदस्य हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में 90 सदस्य हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में 90 सदस्य हैं। झारखंड में विधानसभा में 81 सदस्य हैं। झारखंड में विधानसभा में 81 सदस्य हैं। उत्तराखंड में विधानसभा में 70 सदस्य हैं। उत्तराखंड में विधानसभा में 70 सदस्य हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में 68 सदस्य हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में 68 सदस्य हैं। मणिपुर में विधानसभा में 60 सदस्य हैं। मणिपुर में विधानसभा में 60 सदस्य हैं। मेघालय में विधानसभा में 60 सदस्य हैं। मेघालय में विधानसभा में 60 सदस्य हैं। त्रिपुरा में विधानसभा में 60 सदस्य हैं। त्रिपुरा में विधानसभा में 60 सदस्य हैं। आंध्र प्रदेश में विधानसभा में 175 और विधान परिषद में 58 सदस्य हैं। आंध्र प्रदेश में विधानसभा में 175 और विधान परिषद में 58 सदस्य हैं। ओडिशा में विधानसभा में 147 सदस्य हैं। ओडिशा में विधानसभा में 147 सदस्य हैं। केरल में विधानसभा में 140 सदस्य हैं। केरल में विधानसभा में 140 सदस्य हैं। असम में विधानसभा में 126 सदस्य हैं। असम में विधानसभा में 126 सदस्य हैं। तेलंगाना में विधानसभा में 119 और विधान परिषद में 40 सदस्य हैं। तेलंगाना में विधानसभा में 119 और विधान परिषद में 40 सदस्य हैं। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा में 60 सदस्य हैं। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा में 60 सदस्य हैं। नागालैंड में विधानसभा में 60 सदस्य हैं। नागालैंड में विधानसभा में 60 सदस्य हैं। मिजोरम में विधानसभा में 40 सदस्य हैं। मिजोरम में विधानसभा में 40 सदस्य हैं। गोवा में विधानसभा में 40 सदस्य हैं। गोवा में विधानसभा में 40 सदस्य हैं। सिक्किम में विधानसभा में 32 सदस्य हैं। सिक्किम में विधानसभा में 32 सदस्य हैं। संघीय प्रदेश में देखेंगे जम्मू कश्मीर में विधानसभा में 90 सदस्य हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा में 90 सदस्य हैं। पुडुचेरी में 30 सदस्य हैं। पुडुचेरी में विधानसभा में 30 सदस्य हैं और दिल्ली में विधानसभा में 70 सदस्य हैं। दिल्ली में विधानसभा में 70 सदस्य हैं। निर्वाचन संबंधी अधिकार देखेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त है उतना ही राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त है। महत्वपूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन। राष्ट्रपति का मासिक वेतन है 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति महीने मिलते हैं। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन है 4 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन है 4 लाख रुपए। लोकसभा अध्यक्ष का मासिक वेतन है 4 लाख रुपए। लोकसभा अध्यक्ष का मासिक वेतन है 4 लाख। राज्यपाल का मासिक वेतन है 3,50,000। राज्यपाल का मासिक वेतन है 3,50,000। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन है 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन है 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का मासिक वेतन है 2,50,000। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का मासिक वेतन है 2,50,000। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन है 2,50,000। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन है 2,50,000। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का मासिक वेतन है 2,25,000। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का मासिक वेतन है 2,25,000। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मासिक वेतन है 2,50,000। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मासिक वेतन है 2,50,000। मुख्य चुनाव आयुक्त का मासिक वेतन है 2,50,000। मुख्य चुनाव आयुक्त का मासिक वेतन है 2,50,000। महान्यायवादी का मासिक वेतन है 2,50,000। महान्यायवादी का मासिक वेतन है 2,50,000। शपथ एवं त्यागपत्र। पद, उसमें शपथ और त्यागपत्र देखेंगे। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को।
राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश और त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति अपना उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। राज्यपाल को राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है और राज्यपाल अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। राज्यपाल को शपथ दिलाता है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को ही मुख्य न्यायाधीश त्यागपत्र भी देता है। प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति और त्यागपत्र भी वह राष्ट्रपति को ही देता है। लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेते हैं, यह अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है, यह अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। अब हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। साधारणतः वैसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री की शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। नोट: 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही यह कार्य करता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित करता है। केंद्र शासित प्रदेश: केंद्र शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है और वह इस बारे में जहां तक उचित समझे अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करते हैं। अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है, जबकि चंडीगढ़ का प्रशासक मुख्य आयुक्त कहलाता है। इस समय पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक यानी मुख्य आयुक्त है। नोट: अनुच्छेद 239 के क 5 के तहत विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली एवं पुडुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपनी पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यह अनुच्छेद के 239 के क 6 में है। केंद्र राज्य संबंध: भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है और संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूची दी गई है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। औपचारिक रूप से और कानूनी दृष्टि से इन सूचियों की विषयों की संख्या वही बनी हुई है जो मूल संविधान में थी। नोट: भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित है। संघ सूची: संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद को है। इस सूची में इस समय कुल 100 विषय है, मूलतः 97, जिनमें प्रमुख है रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अणुशक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक एवं तार, प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल तथा वायु एवं जल परिवहन आदि। राज्य सूची: इनमें उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल को है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी कानून बना सकती है। इस सूची में शामिल विषयों की संख्या इस समय 61 है, मूलतः 66 विषय है, जिनमें प्रमुख है लोक सेवा, कृषि, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय एवं सिंचाई आदि। समवर्ती सूची: इसमें शामिल विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है और यदि दोनों कानूनों में विरोध है तो संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होगा। इसमें इस समय 52 विषय, मूलतः 47 विषय हैं। उनमें प्रमुख है राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना, वन। नोट: संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाढ़ व माप,
जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। अवशिष्ट विधायी शक्ति, जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया है, उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। नोट 1, अब भी अंतिम प्रविष्टि की संख्या 97 है, लेकिन कुल संख्या 100 है। प्रविष्टि संख्या 2 का क, 92 का क और 92 का ख जोड़ा गया और प्रविष्टि 33 को हटाया गया। अब भी अंतिम प्रविष्टि की संख्या 97 है, लेकिन कुल संख्या 100 है। प्रविष्टि संख्या 2 का क, 92 का क और 92 का ख जोड़ा गया और प्रविष्टि 33 को हटाया गया। नोट 2 है, अब भी अंतिम प्रविष्टि 66 है। प्रविष्टि संख्या 11, 19 और 20, 29 और 36 को हटाया गया है। राज्य सूची में अब भी अंतिम प्रविष्टि 66 है। प्रविष्टि संख्या 11, 19, 20, 29 और 36 को हटाया गया है। समवर्ती सूची में अब भी अंतिम प्रविष्टि संख्या 47 है, लेकिन इसमें कुल संख्या 52 है। प्रविष्टि 11 का क, 17 क, 17 ख, 20 क और 33 क को जोड़ा गया है। अब भी अंतिम प्रविष्टि संख्या 47 है, लेकिन इसमें कुल संख्या 52 है। प्रविष्टि 11 क, 17 क, 17 ख, 20 क और 33 क को जोड़ा गया है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 249 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थिति तथा मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए, तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसद द्वारा इस प्रकार बनाया गया कानून 1 वर्ष के लिए प्रवर्तनीय होता है, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कर इसे बार बार कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के समय भी संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्यों की सहमति से भी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत हैं निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व बैंक तथा शेयर बाजार। यह सभी संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत हैं। राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत हैं व्यक्ति कर, कृषि भूमि पर कर, संपदा शुल्क, भूमि एवं भवनों पर कर, पशुओं तथा नौकायान पर कर, विक्रय कर, वाहनों पर चुंगी। केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यतः 4 आयोग गठित किए गए, जो इस प्रकार है: प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति व सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग देखेंगे 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। V शिवरामन और MR सेन आयोग के 2 अन्य सदस्य थे। आयोग से कहा गया कि वह केंद्र और राज्य सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं व कार्य पद्धतियों का परीक्षण करे और इस संबंध में उचित परिवर्तन व प्रामाणिक सिफारिशें प्रदान करे। इसे अपने काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया, तथापि इसका कार्यकाल 4 बार बढ़ाना पड़ा। रिपोर्ट अंतिम अक्टूबर 1987 ईस्वी में पेश की गई और इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 ईस्वी में जारी किया गया। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की। कुंची आयोग अप्रैल 2007 ईस्वी में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन कुंची की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग के अन्य 4 सदस्य थे धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार, प्रोफेसर NR माधवन मेनन और डॉक्टर अमरेश बागची। फरवरी 2008 ईस्वी में डॉक्टर बागची के निधन के पश्चात विजय शंकर को आयोग के एक सदस्य के रूप में अक्टूबर 2008 ईस्वी में नियुक्त किया गया। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि 2 दशक पहले गठित सरकारिया आयोग के बाद बदलते राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण काफी परिवर्तन हो चुके हैं। अतः नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंधों का पुनः आकलन किया जाना आवश्यक है। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े कुछ मुख्य प्रमुख अनुच्छेद और उनके विषय वस्तु देखेंगे। अनुच्छेद 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 247 में दी गई है। अनुच्छेद 247 में क्या है? कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 249 राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 249 में है राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 250 में है राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 250 में है राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 252 में है 2 या अधिक राज्यों के लिए
उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधायन को अंगीकार करना। अनुच्छेद 252 में है 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधायन को अंगीकार करना। अनुच्छेद 253 में है संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 253 में क्या है? संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 257 में कुछ मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण। अनुच्छेद 257 में है कुछ मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण। अनुच्छेद 262 में है अंतर्राज्यीय नदियों अथवा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय। अनुच्छेद 262 में है अंतर्राज्यीय नदियों अथवा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णयन। अनुच्छेद 268 में है संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत एवं उपयोग किए गए कर। अनुच्छेद 268 में है संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत एवं उपयोग किए गए कर। अनुच्छेद 268 के ए में है संघ द्वारा आरोपित तथा राज्यों द्वारा संगृहीत एवं उपयोग किया गया सेवा कर। अनुच्छेद 268 के ए में है संघ द्वारा आरोपित तथा राज्यों द्वारा संगृहीत एवं उपयोग किया गया सेवा कर। अनुच्छेद 269 में है केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संगृहीत किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर। अनुच्छेद 269 में है केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संगृहीत किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर। अनुच्छेद 270 में है केंद्र एवं राज्यों के बीच लगाए गए कर एवं संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। अनुच्छेद 270 में है केंद्र एवं राज्यों के बीच लगाए गए कर एवं संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। अनुच्छेद 275 में है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। अनुच्छेद 275 में है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। अनुच्छेद 283 में है संचित निधियां, आकस्मिकता निधियों तथा लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा। अनुच्छेद 283 में है संचित निधियां, आकस्मिकता निधियों तथा लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा। अनुच्छेद 286 में है वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर करारोपण पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 286 में है वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर करारोपण पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 287 में है बिजली पर करों से छूट। अनुच्छेद 287 में है बिजली पर करों से छूट। अनुच्छेद 289 में है किसी राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय करारोपण से छूट। अनुच्छेद 289 में है किसी राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय करारोपण से छूट। अनुच्छेद 290 में है कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। अनुच्छेद 290 में दिया गया है। अनुच्छेद 290 में है कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। अनुच्छेद 292 में है भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार। अनुच्छेद 292 में है भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार। अनुच्छेद 293 में है राज्यों द्वारा लिया गया उधार। अनुच्छेद 293 में है राज्यों द्वारा लिया गया उधार। अब देखेंगे अंतर्राज्यीय परिषद। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। पहली बार जून 1990 ईस्वी में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई, जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 ईस्वी को हुई थी। इनमें निम्न सदस्य होते हैं: प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उनकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री करता है। परिषद की बैठक के लिए आवश्यक है कि कम से कम 10 सदस्य अवश्य उपस्थित हों। नीति आयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर के से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था, जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति कहा गया, अस्तित्व में आई। आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम पर जाना जा रहा है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। वह केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका निभाएगा। केंद्र एवं राज्य सरकारों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर यह रणनीति व तकनीकी सलाह देगा। योजना आयोग। 15 अगस्त 2014 ईस्वी को इसे समाप्त करने की घोषणा की गई। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे।
नीति आयोग का संगठनात्मक स्वरूप। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, यह भारत के प्रधानमंत्री हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, यह भारत के प्रधानमंत्री है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं परमेश्वर अय्यर। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं परमेश्वर अय्यर। गवर्निंग काउंसिल है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल। गवर्निंग काउंसिल है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन के बेरी, यह प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। पूर्णकालिक सदस्य हैं डॉक्टर वी के शाश्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर वी के पॉल। पूर्णकालिक सदस्य हैं डॉक्टर वी के शाश्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर वी के पॉल। पदेन सदस्य हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमन और नरेंद्र सिंह तोमर। पदेन सदस्य हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र सिंह तोमर। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत। मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत। और विशेष आमंत्रित सदस्य हैं नितिन जयराम गडकरी, थावर चंद गहलोत, पीयूष गोयल और राव इंद्रजीत सिंह। विशेष आमंत्रित सदस्य हैं नितिन जयराम गडकरी, थावर चंद गहलोत, पीयूष गोयल और राव इंद्रजीत सिंह। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है देखेंगे। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। अतः यह न तो संवैधानिक निकाय है और न ही संविधिक निकाय। प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता है। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इनके पदेन सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य केंद्र व राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करना होता है। नोट के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी। लोक सेवा आयोग भारत में 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 ईस्वी में विधि आयोग ने सिफारिश की थी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। वर्तमान में इसकी संख्या 10 है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है। यदि वह 6 वर्षों के अंदर 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह पद से मुक्त हो जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु इन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक होता है। इन दोनों में से जो पहले पूरा होता है उसी के तहत वे अवकाश ग्रहण करते हैं, परंतु उन्हें कार्यकाल के बीच उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निर्भरताओं के होने पर संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति हटा सकते हैं। वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के झ के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग वित्त प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। अब तक गठित वित्त आयोग देखेंगे। वित्त आयोग, उनकी नियुक्ति वर्ष, अध्यक्ष और अवधि। पहला वित्त आयोग नियुक्त हुआ था 1951 में, जिसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। यह 1952 से 1957 तक रहा। पहला वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। इसकी अवधि 1952 से 1957 तक रही थी। दूसरा वित्त आयोग गठित हुआ था 1956 में, जिसके अध्यक्ष थे के संथानम। इसका अवधि है 1957 से 1962 तक। दूसरा वित्त आयोग 1956 में गठित हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे के संथानम। इसका अवधि था 1957 से 1962 तक। तीसरा वित्त आयोग 1960 में गठित हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे ए के चंदा। यह आयोग 1962 से 1966 तक चला। तीसरा वित्त आयोग 1960 में नियुक्त हुआ, जिसके अध्यक्ष थे ए के चंदा। इसकी अवधि 1962 से 1966 तक थी। चौथा वित्त आयोग 1964 में गठित हुआ। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार। इसका अवधि है 1966 से 1969। चौथा वित्त आयोग का गठन हुआ 1964 में। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार। यह आयोग 1966 से 1969 तक चला। पांचवा वित्त आयोग का गठन 1968 में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे महावीर त्यागी। इसका अवधि है 1969 से 1974। पांचवा वित्त आयोग का गठन 1968 में हुआ, इसके अध्यक्ष थे महावीर त्यागी। इसका अवधि वर्ष है 1969 से 1974। छठा वित्त आयोग का गठन 1972 में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे पी. ब्रह्मानंद रेड्डी।
इसका अवधि है 1974 से 1979। छठा वित्त आयोग का गठन 1972 में हुआ। इसके अध्यक्ष हैं पी ब्रह्मानंद रेड्डी। अवधि है 1974 से 1979। सातवां वित्त आयोग का गठन 1977 में हुआ। इसके अध्यक्ष हैं जेपी सेलट। अवधि है 1979 से 1984। सातवां वित्त आयोग का गठन 1977 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे जेपी सेलट। अवधि है 1979 से 1984। आठवां वित्त आयोग का गठन 1982 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे वाई.पी. चौहान। अवधि है 1985 से 1989। आठवां वित्त आयोग का गठन 1982 में हुआ। अध्यक्ष है वाई.पी. चौहान। अवधि था 1985 से 1989। नौवां वित्त आयोग का गठन 1987 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे एन.के.पी. साल्वे। इसकी अवधि 1989 से 1995 तक रही। नवा वित्त आयोग का गठन 1987 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे एन.के.पी. साल्वे। इसका अवधि है 1989 से 1995। दसवां वित्त आयोग का गठन 1992 ईस्वी में हुआ। इसके अध्यक्ष थे केसी पंत। इसका अवधि है 1995 से 2000। दसवां वित्त आयोग का गठन 1992 में हुआ। इसके अध्यक्ष केसी पंत थे। अवधि है 1995 से 2000। 11वां वित्त आयोग का गठन 1998 में हुआ। अध्यक्ष थे प्रोफेसर ए.एम. खुसरो। इसकी अवधि रही 2000 से 2005 तक। 11वां वित्त आयोग 1998 में गठित हुआ। इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर ए.एम. खुसरो। इसकी अवधि 2000 से 2005 तक रही। 12वां वित्त आयोग का गठन 2003 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सी रंगराजन। इसकी अवधि 2005 से 2010 तक रही। 12वां वित्त आयोग का गठन 2003 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सी रंगराजन। इसकी अवधि 2005 से 2010 तक रही। 13वां वित्त आयोग का गठन 2007 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर विजय एल केलकर। इसकी अवधि 2010 से 2015 तक रही। 13वां वित्त आयोग का गठन 2007 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर विजय एल केलकर। इसकी अवधि 2010 से 2015 तक रही। 14वां वित्त आयोग का गठन 2013 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे वाई.वी. रेड्डी। इसकी अवधि 2015 से 2020 तक रही। 14वां वित्त आयोग का गठन 2013 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे वाई.वी. रेड्डी। इसकी अवधि 2015 से 2020 तक रही। 15वां वित्त आयोग का गठन 2017 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे एन.के. सिंह और इसकी अवधि 2021 से 2026 तक रही। 15वां वित्त आयोग का गठन 2017 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे एन.के. सिंह और इसकी अवधि 2021 से 2026 तक रही। चलिए अब देखेंगे वित्त आयोग के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। वित्त आयोग के द्वारा संघ व राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन किया जाता है। वित्त आयोग भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में बताता है। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य के नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए जरूरी उपाय करता है। और चौथा कार्य है राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को सुदृढ़ वित्त के सहित हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय सौंपे जाने पर वित्त आयोग अपनी सलाह देता है। 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रयुक्त हस्तांतरण सूत्र राज्यों को धन आवंटित करने के लिए मापदंड और भार टिप्पणियां पिछले वित्त आयोग की तुलना में प्रतिशत में। जनसंख्या 2011 15.0%। इस बार 1971 की आबादी का कोई भारांश नहीं। समग्र जनसंख्या भारांश को भी 27.5% से घटाकर 15% कर दिया गया। क्षेत्र में 15.0% यानी भारांश वही है। वन एवं परिस्थितिकी 10.0%। भारांश बढ़ा दिया गया 7.5 से 10% बढ़ गया है। आय अंतर अर्थात राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर कम पीसीआई वाले राज्यों को अधिक हस्तांतरण 45%। भारांश कम कर दिया गया यानी 50% से घटाकर 45 कर दिया गया। जनसांख्यिकीय प्रदर्शन कुल प्रजनन दर के आधार पर 12.5% नया मापदंड आरंभ किया गया। कर प्रयास 2.5% नया मापदंड आरंभ किया गया। यह अंतिम बार 12वें वित्त आयोग द्वारा उपयोग किया गया था। कुल 100%। नोट पिछले वित्त आयोगों के विपरीत 15वां वित्त आयोग अनुशंसाएं करने के लिए 1971 की जनगणना के आंकड़ों की अपेक्षा 2011 जनगणना के आंकड़ों का उपयोग कर रहा है। निर्वाचन आयोग, अब हम लोग देखेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होगा। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो तब तक रहता है। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे।
पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 ईस्वी में 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य: पहला, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन। दूसरा, मतदाता सूचियों को तैयार करवाना। तीसरा, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। चौथा, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। पांचवा, चुनाव करवाना। छठा, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान: पहला, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसका निर्माण संविधान ने किया है। दूसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तीसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। चौथा, मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है। पांचवा, नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। छठा, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि में से दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम: केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का प्रयोग पहली बार मई 1982 में किया गया। नवंबर 1998 में मध्य प्रदेश के 5, राजस्थान के 5 एवं दिल्ली के 6 विधानसभाओं के चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग किया गया। ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा है। ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया। 2009 से आम चुनाव एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लगा। ईवीएम की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए वीवीपीएटी यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन की मदद ली जा रही है। वीवीपीएटी व्यवस्था के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज की पर्ची बनती है। इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसका नाम एवं चुनाव चिन्ह छपा होता है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 2013 में हुआ। नोट: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने वीवीपीएटी मशीन को 2013 में बनाई। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें: लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होगा। इसके अलावे इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होगी अथवा लोकसभा में 2% सीटें हो और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन कौन से हैं? दल और उनके चुनाव चिन्ह देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चिन्ह है पंजा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है पंजा। भारतीय कम्युनिस्ट दल का चुनाव चिन्ह है हंसिया और बाली। भारतीय कम्युनिस्ट दल का चुनाव चिन्ह है हंसिया और बाली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है घड़ी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है घड़ी। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथी, असम को छोड़कर। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का चुनाव चिन्ह है हंसिया, हथौड़ा एवं तारा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का चुनाव चिन्ह है हंसिया, हथौड़ा एवं तारा। तृणमूल कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है जोड़ा फूल। तृणमूल कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है जोड़ा फूल। नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह है पुस्तक। नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह है पुस्तक। मतदाता का फोटो युक्त पहचान पत्र। निर्वाचन आयोग द्वारा 1993 के चुनावों में जाली मतदान और कुछ मतदाताओं पर नियंत्रण के लिए मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया। पंजीकृत मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करने का अधिकार मतदाता सूची है। सामान्य रूप से प्रतिवर्ष इस मतदाता सूची में संशोधन किया जाता है और नवंबर की पहली तारीख पात्रता